हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। तो देखिए, जब भी विद्यार्थी के अंदर भय पैदा करने की बात की गई हो या फिर डर पैदा करने की बात की गई हो, उसे पुरस्कार देने की बात की गई हो, रटने की बात की गई हो, तो वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। रटकर याद करने पर बल देना। देखिए, जो आपकी एनईपी हो गई या फिर एनसीएफ हो गया, वो क्या कहता है कि हमें रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है ना। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। देखिए, बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके गलत होंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यही आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है कि हम बच्चे को जो भी चीज़ें पढ़ाएं क्या करें, उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके पढ़ाएं, जिससे कि बच्चा जो है रिलेट कर पाए चीज़ों में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है रटने और याद करने के लिए बहुत सारे विषय वस्तु देना। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमें रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट हो गया। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। देखिए, जो बच्चे के अंदर मिसकॉन्सेप्शन होती है, जो भ्रांतियाँ होती हैं, उसको कभी भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा ऐसे फिर सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना चाहिए, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, ताकि जो बच्चे के अंदर मिसकॉन्सेप्शन बने हुए हैं उस पर बच्चा प्रयोग करे, अवलोकन करे और खुद जो है चीज़ों को समझे, है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। देखिए, अनदेखा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको महत्व देना है ना। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। प्रतियोगिता, देखिए कभी भी बच्चों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चर्चा और संवाद, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे क्या क्या होता है, जो बच्चे थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है, जब वो चर्चा करता है, संवाद करता है ना। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेधन और अभ्यास करना, तो देखिए फिर से कहीं ना कहीं रोट नरेशन को बढ़ावा देगा, जब बच्चा बार बार चीज़ों का अभ्यास करेगा, यानी एक तरीके से चीज़ों को रटेगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। दंड हमें बच्चों को नहीं देना है, ये आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है, क्योंकि फिर बच्चा दंड से बचने के लिए चीज़ों को करता है ना। तो हमें बच्चों को दंड नहीं देने चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय मानना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्षमता को स्थायी मानने की धारणा। देखिए, जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, ठीक है, ये स्थायी नहीं होती है, इसमें क्या होता है, समय के साथ में चेंज आता रहता है, और इसको अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर दे, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा दे, तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें 86 नंबर आए, ठीक है, और जब आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया, आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी, एफर्ट लगा दिया, तो आपके 120 प्लस नंबर यहाँ पर हो गए। तो जो क्षमता है आपकी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए एफर्ट लगाना चाहिए। तो क्षमता स्थायी थोड़ी होती है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा है, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। ठीक है, एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे के अंदर यही धारणा डेवलप करनी चाहिए कि जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, वृद्धिशील होती है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा, अभी मैंने आप लोगों को बताया, बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना नहीं उत्पन्न करनी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। हीनता की भावना, देखिए हीनता की भावना बच्चों के अंदर नहीं डेवलप करनी है, तो ये तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगी। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, है ना। अब देखिए, एक आपका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक आपका होता है इंटरनल मोटिवेशन, है ना। यहाँ पर पूछा है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव हमसे पूछ रखा है। देखिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, जिसमें कि आप किसी कार्य को करने के लिए कोई जो रीज़न होता है वो बाहर ढूंढते हैं, है ना। जैसे कि आप जो है किसी कंपटीशन में आपने भाग लिया हुआ है, उसको जीतने के लिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है कहीं पर आपको पुरस्कार मिलने वाला है, आप उस चीज़ के लिए किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका बाह्य अभिप्रेरणा होता है ना, बाहरी कारक होता है। और एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसमें आपको किसी बाहरी कारक की जरूरत नहीं होती है, आप खुद से चीज़ों को करते हैं। जैसे कि आप सीखने के लिए किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जिज्ञासा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, इसलिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि के लिए जो है किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें किसी बाहरी कारक की आपको जरूरत नहीं होती, आप खुद से चीज़ों को करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या पूछा है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। तो फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है बच्चा, दंड से बचने के लिए गृह कार्य को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो क्या है, बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा आपका, ठीक है। किसका उदाहरण होगा, एक्सटर्नल बाह्य अभिप्रेरणा का। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं बताना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, यही बात आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि ये किसका उदाहरण होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा, है ना। ये आपका जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें बच्चा जो है क्या कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को कर रहा है। रीज़न क्या है, अंदर है, ठीक है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। तो हमें नहीं बताना था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, इसका भी कारण क्या है, बाहर है, आप किसी को प्रभावित करने के लिए किसी कार्य को कर रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक तरीके से आप एक्सटर्नल मोटिवेशन है, मोटिवेटेड है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर नहीं पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा डीपली बताया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पर समझ में होगा। नेक्स्ट है, डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रासंगिक पाठ्यक्रम से जो विद्यार्थियों की उपलब्धि होती है, क्या उसमें कमी आएगी, ये कहना आपकी बिल्कुल गलत है। जब हम प्रासंगिक पाठ्यक्रम का मतलब प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो विद्यार्थियों की उपलब्धि है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिसमें कि बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो इससे भी बच्चे की जो उपलब्धि है उसमें क्या आएगी, वृद्धि आएगी। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, कमी दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सामाजिक सहयोग, इससे क्या होगा, बच्चे के जो है उपलब्धि में वृद्धि आएगी, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक बहिष्कार से सुधार नहीं आएगा, बल्कि सामाजिक सहयोग से सुधार आएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बहिष्कार दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होगा, वृद्धि होने की संभावना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी अभ्यर्थी पेपर 1 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लोगों के लिए मैंने एक EVS की मैराथन क्लास कराई है। 7 जनवरी को मैंने वो मैराथन क्लास कराई थी, जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। और उसी में से जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है एक ही क्लास में आपके कवर कराए हुए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभ्यर्थी पेपर 1 EVS की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है श्रवण बाधित छात्र को। तो देखिए जब आप सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि एक क्लासरूम में जो है आपका हो सकता है कि दृष्टि बाधित छात्र भी हो, श्रवण बाधित छात्र भी हो, ठीक है, और जो है प्रतिभाशाली छात्र हो। तो कई तरीके के जो है एक क्लासरूम में छात्र हो सकते हैं, ये आपकी समावेशी शिक्षा भी कहती है, ठीक है। तो जब हम सामग्री को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जिस बच्चे की जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को ग्रहण करता है ना। यही तो आपकी कहती है समावेशी शिक्षा की एज पर नीड हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है, ठीक है। हमें सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करना है, जिसमें कि जैसे बच्चे की ज़रूरत है, जैसी उसकी आवश्यकता, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है।
तो ऐसे में एक श्रवण बाधित छात्र को भी हेल्प मिलेगी, है ना, दृष्टि बाधित छात्र को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो दृष्टि बाधित छात्र होता है उसके लिए आप स्पर्श करने वाली चीज़ें प्रोवाइड कीजिए उसको, ठीक है। और जो श्रवण बाधित छात्र है उसके लिए आप जो चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत कीजिए उसके सामने, या फिर जो मशीन होती है वो ला करके दीजिए। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र को भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो सामग्री है उसको क्या किया जा रहा है, कई तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों को भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो ABCD चारों ही क्या है आपकी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथो संयोजन रणनीति का सही युग्म है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य में क्या होता है, कैलकुलेटर का प्रावधान, ठीक है। बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब बच्चे को गुणज वैकल्प यानी कैलकुलेशन करने में क्या है, प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों को, ठीक है। जिन बच्चों में गुणज वैकल्य होता है तो उनको क्या होती है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को कैलकुलेटर दे देंगे, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगी, बच्चे को गुणा करने में, कैलकुलेशन करने में क्या करेगी, या फिर किसी भी तरह की कैलकुलेशन, जोड़ गुणा भाग घटाना, ठीक है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन वो कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चे को कैलकुलेटर जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। अब देखिए जो पठन वैकल्य, इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है ना। जैसे कि B को D पढ़ेगा, 12 को वो 21 पढ़ सकता है, 21 पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, बच्चे के सामने होती है। जैसे कि वो वाज को क्या पढ़ सकता है, सा पढ़ सकता है। तो जो पठन वैकल्य है इसमें क्या होता है, बच्चे को जो है एक पठन संबंधी विकार होता है, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं आपका, ठीक है। तो देखिए जो बच्चा पढ़ेगा गलत, वो चीज़ों को लिखेगा भी गलत ही, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। तो जब बच्चा चीज़ों को गलत ही लिख रहा है तो ऐसे में उसको लिखित ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सौंपना ये किसी तरीके से उचित नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, देखिए जब बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है तो हम उसको ऑडियो टेप दें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। दृश्यहीन चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, देखिए जो दृश्यहीन बच्चा है, जब वो चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा है तो उसके सामने किसी भी तरीके का चित्र प्रस्तुत कर दे, उससे कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, श्रवण, जो बच्चा श्रवण बाधित है जिसके अंदर श्रवण दोष है उसके सामने चित्रात्मक चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। और जो बच्चा दृश्यहीन यानी देखने में उसको प्रॉब्लम है, दृष्टि हानि है, तो ऐसे बच्चे को ऑडियो टेप देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही दे रखा था, यानी सही युग्म दे रखा था आपका यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया बिना समझे नकल करना। नकल जब बच्चा करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, निष्क्रिय होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बच्चा एक्टिव चाहिए, सक्रिय चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। करके सीखना, इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा। चीज़ों को जब वो खुद करता है तो उस ऐसे में क्या होती है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो सामने आती है ना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय रूप से सुनना, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रट कर याद करना, इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। जब भी आपको ऑप्शन में रट कर याद करने की बात की गई हो तो वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा, वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अजर्शन वाला और रिजन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी ये ज़्यादा आने लगे। लगभग आपको जो है आपके एग्जाम में अगर देखें हम तो 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप को देखने को मिल रहे हैं, है ना। देखिए क्या दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी लेना चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारे स्कूल में जैसे जो नाटक कराए जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, और भी चीज़ एक्टिविटी कराई जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ठीक है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, ये बात भी आपके यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा है ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वो विद्यालय से ही चीज़ों को सीखता है, नहीं, अपने समाज में भी चीज़ों को सीखता है, अपने घर में वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा बच्चा कभी कभी जो परिवार के सदस्य जैसे रहते हैं उसी तरीके का वो भी बिहेव करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है, जैसे कि आप कैसे हैं, एक बच्चा जो है तुम तड़ाक करके बात करता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट मिला है, ठीक है। बच्चा क्या किया, वहाँ से क्या किया, उसकी लर्निंग हुई है, अधिगम हुआ है एक तरीके से।
कहीं ना कहीं जो है जाने अनजाने में वो चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें बच्चों के सामने सही तरीके से जो कुछ भी एक्टिविटी है, चीज़ें जो है प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही चीज़ें वो सीखता है ना। तो ए और आर क्या है, दोनों आपके सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए। देखिए, हमें कभी भी जो चीज़ें उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संदर्भ में चीज़ें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, संबंधित खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इससे बच्चा रिलेशन नहीं जोड़ पाता है जब आप असंबंधित खंडों के बारे में उसको जानकारी देते हैं, तो ठीक है। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। देखिए, हमें बच्चों को निर्देश नहीं देना है, ठीक है, वो भी अस्पष्ट तो बिल्कुल नहीं। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना नहीं। अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों को क्या करना है, चीज़ें संदर्भ में पढ़ानी है ना। तो ये नहीं होगा। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बच्चे जब संदर्भ में चीज़ों को सीखते हैं तो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये वही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? जो निगेटिव वाले ऑप्शन होते हैं आप इनको ध्यान से रीड किया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, नहीं वाले वर्ड को ध्यान नहीं देते, फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। देखिए क्या दे रखा है, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यानी जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, अपनी टीचिंग मेथड में, शिक्षण विधियों में जो है चेंज लाएं, ठीक है। या फिर जो बच्चा है, अगर मान लीजिए उसके अंदर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आप पाठ्यचर्या होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना। यही बात आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीईआरटी भी कहता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये बात आपकी यहाँ पर सही है। जब हम छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन देते हैं, तो ये भी इससे क्या होता है, बच्चे का सार्थक अधिगम होता है ना। बट हमें क्या बताना है, सकारात्मक योगदान नहीं देता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, क्योंकि हमें निगेटिव ऑप्शन बताना है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, इससे भी क्या करता है, बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखता है, ठीक है। ये भी क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बट बात आपकी तीनों सही है, ठीक है। बट हमसे निगेटिव पूछ रखा था, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति, ऐसे में क्या करता है, बच्चा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देता है, क्या देता है, नकारात्मक योगदान देता है। जब आप परीक्षा केंद्रित यानी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंटर्ड जो है शिक्षण रणनीतियाँ जो है फॉलो करते हैं, तो ऐसे में बच्चे को जो थिंकिंग होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है, बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रखा था, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्या दे रखा है यहाँ पर, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। यहाँ पर जो भी चीज़ें एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसका रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाए, रिलेट कर पाए। क्योंकि जो बच्चे इतनी चीज़ें देखी हैं, अगर हम उनसे चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाएंगे तो बच्चा तुरंत जो है उन चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर पाएगा, सोच पाएगा, क्योंकि वो चीज़ें अपने इन्वायरमेंट में उसने देखी है ना। तो बिल्कुल सही है बात। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा क्या करता है, बहुत सारे अनुभव स्कूल में लेकर के आता है, जो चीज़ें अपने परिवार में देखी है, जो अपने समाज में देखी है, जो उसने संस्कृति में देखी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव लेकर के विद्यालय में जाता है, और एक टीचर के रूप में आपको बच्चे के उन्हीं चीज़ों से जोड़ करके, जो चीज़ें उसके आसपास हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाए। जो एग्जाम्पल देने चाहिए आपको उसके समाज से रिलेट करके एग्जाम्पल देने चाहिए, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट के से रिलेट करके एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि बच्चा जिन चीज़ों को देखा है उसके बारे में वो समझ पाए, ठीक है। तो ए और आर क्या है, दोनों आपके सही हैं। और आर क्या करता है, ए की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वमूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच में मदद करता है। देखिए विस्मरण आपका यहाँ पर नहीं होगा, यानी एक तरीके से विस्मरण का मतलब क्या हो गया, चीज़ों को भूलना, तो ये थोड़ी होगा, ठीक है। अनुकृति ये भी नहीं होगा आपका, रट कर याद करना तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा,
अधिसंज्ञान। अब देखिए अधिसंज्ञान आपका क्या होता है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, बच्चा क्या करता है, थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करता है, ठीक है, यानी खुद के स्वभाव के बारे में जानना, खुद के नेचर के बारे में जानना, ठीक है, एक तरीके से अपने बारे में ही सोचना, ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करना, ये क्या होता है आपका मेटाकॉग्निशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा, उनके सीखने का स्व मूल्यांकन, इसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं अपना ही मूल्यांकन करता है। जैसे कि आपने घर पर जो, अगर मान लीजिए कि सीटेट का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी का एग्ज़ाम है ना, तो आप मान लीजिए कि जो PYQ लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें, ठीक है, तो आप जैसे कि 150 का आपका क्वेश्चन पर है, इसमें आपके मान लीजिए अभी जो है बन रहे हैं 89 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, या फिर 79 बन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खुद मूल्यांकन कर रहे हैं अपना, ठीक है, स्व मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमें जो है किस सब्जेक्ट में फोकस करना है, कहाँ पर हमारे नंबर जो है कम बन रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे उस सब्जेक्ट को, तो हो सकता है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएँ, ठीक है। अभी आपके मान लीजिए 120 प्लस बनने लगे, ठीक है, थोड़ा सा आपने एफर्ट कर दी, प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, तो इस तरीके क्या कर रहे हैं आप, अपनी थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने सीखी उसमें कहाँ पर कमी रह गई, किस जो है सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या होता है आपका मेटाकॉग्निशन होता है ना। नेक्स्ट है, बच्चों में भ्रांतियाँ होना डैश है, असामान्य, अप्रारूपिक, प्राकृतिक, दुर्बल। देखिए जो बच्चों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती हैं, ठीक है, ये सभी बच्चों में बनती है मिसकॉन्सेप्शन। असामान्य नहीं होती, अप्रारूपिक भी नहीं होती, दुर्बल भी नहीं होती। देखिए भ्रांतियाँ बेसिकली आपकी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा है उसने क्या देखा हुआ है, हम लोग भी बेसिकली क्या देखते हैं अपने आसपास, जो मान लीजिए कि हमारे आसपास जो तालाब है उसमें जो वाटर है वो क्या होता है, ग्रीन दिखाई देता है हमें, है ना, तो बच्चे के मन में भ्रांतियाँ अब ये बन गई, जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये बन गई कि पानी क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, बट टीचर ने उसको क्लासरूम में बताया कि वाटर इज़ ए कलरलेस, यानी पानी क्या है, उसका रंगहीन होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता है। बच्चे ने बोला नहीं, हमने तो देखा था कि पानी जो है ग्रीन कलर का होता है, हमारे तालाब में तो पानी ग्रीन है, तो ये क्या होती है, बच्चे के अंदर मिसकॉन्सेप्शन होती है। तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसको जो है बॉटल लेकर के उसमें अलग अलग कलर मिक्स करके दिखाना चाहिए उस यहाँ पर बच्चों को, या फिर किसी और तरीके से भी वो यहाँ पर जो है चीज़ों को पढ़ा सकता है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को पता चलता है कि नहीं, अगर हम वाटर में किसी अलग अलग कलर को जो है यहाँ पर मिलाते हैं तो जो वाटर का कलर है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है ना, तो पानी क्या होता है, कलरलेस होता है। इस तरीके से बच्चे के अंदर जो है चीज़ों को डेवलप करेंगे, उन्हें हम बताएंगे, तो ठीक है। तो हमें जो मिसकॉन्सेप्शन होती है ये क्या होती है, नेचुरल होती है, और हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं का जो है सारा लेकर बच्चों को चीज़ों को सिखाना चाहिए, ठीक है। ये क्या करती है, बच्चे के सीखने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। देखिए जो बच्चा अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, यानी सीखने में जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सीखने में उत्साह नहीं दिखाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा आपका। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा नहीं, बच्चा क्या होगा यहाँ पर जो है एक तरीके से अलगाव महसूस करेगा शैक्षिक गतिविधियों से, क्योंकि उसको उसके अंदर क्या है, लर्निंग कहीं ना कहीं उसके अधिगम में क्या कर रहा है, वो असहायता महसूस कर रहा है, चीज़ों को नहीं सीखना चाह रहा है, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ जो है शैक्षिक गतिविधियों से जो है एक तरीके से वो क्या कर रहा है, अलगाव रख रहा है, एक तरीके से उसको क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों को, जब ऐसे बच्चे होते हैं आपके क्लासरूम में, तो उनको अलग अलग मेथड के थ्रू जो है चीज़ों को सिखाना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे वे में सीख पाए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं आपके क्लासरूम में, बहुत सारे बच्चे हो सकता है, कुछ गिफ्टेड हैं, कुछ अधिगम असहायता वाले बच्चे हों, ठीक है, तो आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना नहीं, ये बच्चा जो है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर नहीं ध्यान देगा, ये क्या करेगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अधिगम असहायता महसूस कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसको सीखने में जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप अलग तरीके से चीज़ों को सिखाइए, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताया, तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। रुचि के कारण नई भाषा सीखना, फर्स्ट ही ऑप्शन आपको सही दे रखा है। जब बच्चा जो है चीज़ों को अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, अपने रुचि के लिए कर रहा है, अपने जिज्ञासा के लिए कर रहा है, तो उसका जो कारण है वो क्या है, अंदर है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है।
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा कोई बाहरी कारक नहीं ढूंढ रहा है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट है, वो इसलिए वो किसी नई भाषा को सीख रहा है। और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि इसमें बच्चा अच्छी तरीके की चीज़ों को सीख पाता है ना। आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। बट आप जो है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे थोड़े से जो नंबर होते हैं वो कम आते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमसे भी क्या है इंटरनल रूप से मोटिवेटेड है कि नहीं हमें जॉब लेनी है, ठीक है। बट यहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थी, इवन मैं बोलूँगी मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी एक्सटर्नल ही मोटिवेटेड होते हैं, कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इसलिए जो है जॉब को पाना चाहते हैं ताकि उनके जो है उनका जो फैमिली है वो अच्छी तरीके से चल सके। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि दूसरों को दिखाने के लिए जॉब लेना चाहते हैं कि नहीं यार जो है उनकी जॉब लग गई बट हमारी नहीं लगी। तो इस तरीके के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जो कि इंटरनल रूप से मोटिवेटेड होते हैं, है ना। नेक्स्ट है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना। तो इसमें भी कारण क्या आपका बाहर है, ठीक है, इंटरनल रूप से आप मोटिवेटेड नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि पड़ोसियों को दिखाने के लिए, ठीक है, कभी कभी ऐसा हमारे माइंड में आता है कि यार इन्होंने हमें ऐसा कहा था, अब हमें इनको दिखाने के लिए अपने जो नंबर है वो इंक्रीज़ करने बढ़ाने, क्योंकि हमारे अब ज़्यादातर फैमिली में देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को कहते हैं अरे उनके बच्चे ने तो इतने मार्क्स लाए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आती है, और ये बच्चे के अंदर कभी भी डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा सीख नहीं पाता है, सिर्फ और सिर्फ वो कंपटीशन में ही रह जाता है ना। तो ये चीज़ें डेवलप नहीं करनी चाहिए। ये क्या होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जब बच्चा कब चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखता है, जब वो इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो, अपनी रुचि के लिए जो है किसी कार्य को करें। लास्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, रवैया। तो इसमें ये पर्यावरणीय कारक नहीं है, ठीक है। जो हमारा रवैया होता है ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे हेरिडिटी से इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। जो हमारा व्यवहार है ना, प्रेरणा, मोटिवेटेड, देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं जो है आपका हेरिडिटी, आनुवंशिकता का रोल होता है। ये आपका जो है पर्यावरणीय कारक नहीं है। व्यक्तिगत लक्षण, ये भी क्या होता है, ये हमारे जीन से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके थ्रू हमें प्राप्त होता हो, तो ये क्या होता है हमारा हेरिडिटी से संबंधित होता है। पर्यावरणीय कारक क्या आपका स्कूल, विद्यालय, यहाँ से बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है। ये क्या आपका एनवायरमेंटल कारक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैं जो है वीडियो के बीच में नहीं बोलती हूँ, कि जो है फ्लो थोड़ा सा वहाँ पर ख़राब होता है। अगर देखिए आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चीज़ें पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने जो है बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, फिर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट रह जाते हैं। तो आप लोग के अगर डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करूँगी। बट आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। इसमें मैंने फ्री नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, हैंड रिटन, जो कि बिल्कुल जो है शॉर्ट फॉर्म में बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे हैं, जिनको कि आप रीड करके और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।